चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। खबर धनबाद से आ रही है, जहां भूली ओपी क्षेत्र अंतर्गत भूली बाईपास रोड के पास सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी है। वहीं सीमा विवाद को लेकर काफी देर तक शव घटनास्थल पर पड़ा रहा। बाद में भूली ओपी शव को कब्जे में लेकर धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की पहचान भूली डी ब्लॉक सेक्टर 11 के रहने वाले नंदलाल चौहान के रूप में की गई है, जो SIS कंपनी में गार्ड का काम किया करता था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश चल रही है। लगाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देखने से तो यही लग रहा है कि उसका पत्थर से मार के उसको, या लगता है कि आपसी विवाद है, तो पता लगाया जा रहा है। कहाँ का है सर? ये भी तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि शायद भूली बस्ती का ही है, डी ब्लॉक का ही है, भूली कॉलोनी का जी। क्या लगता है सर, किस चीज़ से हत्या की गई इसकी? हमको लगता है ये शायद आपसी रंजिश हो सकता है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धनबाद से खबर है, जहां सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे मामले में पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी है। शादी हो गया। गोड्डा की पूजा भारती का रामगढ़ के पतरातू डैम से शव मिला है। पूजा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है, साथ ही कॉलेज प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव पतरातू डैम से मिला था। शव को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। मृतका का पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। छात्रा का शव गोड्डा पहुंचने पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिवार में मातम पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया। हम मिले हैं और वहाँ के जो भी डेवलपमेंट्स होता है उनको तुरंत जो है यहाँ पर कन्वे किया जाएगा। और डिमांड है कि अच्छे से जांच होना चाहिए। रामगढ़ SP साहब से बात हुआ है तो सभी साइंटिफिक तरीके से उनका पोस्टमार्टम भी मेडिकल बोर्ड से हुआ है और जो भी सैंपल्स कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर लिए हैं। तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग पूरा पुलिस, तीनों जिलों का पुलिस जो है एक साथ काम कर रहा है इस पे, और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लोगों में बहुत आक्रोश है इस चीज़ को लेकर। आए दिन रेप की घटना हो रही है। अभी आप देखिए कि और मांझी में रेप की घटना हुई। कल ही गोड्डा में एक अधेड़ महिला का शव चूना कोठी के पास मिला है। इससे पहले आप देखिए गोलीकांड का मामला आया है बाजार में, और आज दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा घटा है। तो कहीं ना कहीं इतनी घटनाएं जो घट रही है पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में, ये चिंता का विषय है और बार बार एक ही चीज़ घट रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जागने की ज़रूरत है, और नहीं जागेगी तो हम लोग जगाएंगे। रांची के ओरमांझी में जिस युवती की हत्या हुई थी उसका सिर मिल गया है। पुलिस को DNA जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अब तक हत्याकांड का आरोपी फरार है। वहीं पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की पड़ताल तो सही दिशा में चल रही है, साथ ही आखिर क्यों हुई युवती की हत्या, और मृतक सूफिया आरोपी शेख बेलाल की दूसरी पत्नी थी। सूफिया का बेलाल की पहली पत्नी से विवाद था। तो चलिए क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको हम बता रहे हैं। जून से ये अवैध संबंध की शुरुआत हुई थी। सूफिया पर पुलिस को जानकारी देने का शक था। पुलिस की पूछताछ में बेलाल की पत्नी ने राज खोला है। पत्नी और बेटे के साथ खेत में गाड़ा सूफिया का सिर। पूर्व पति को छोड़ बेलाल के पास आई थी सूफिया। बेलाल के बाद सूफिया तीसरे युवक के संपर्क में भी थी। सूफिया से पीछा छुड़ाना चाहता था बेलाल। लातेहार से बड़ी खबर आपको बताएं, सुजीत सिन्हा गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार के साथ बोलेरो भी जब्त हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुजीत सिन्हा गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और हथियार के साथ बोलेरो गाड़ी भी जब्त हुई है। मैनेजर की हत्या के फिराक में थे ये अपराधी। कोयला ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर बालूमाथ थाना के सिरगड़ा इलाके से इनको गिरफ्तार किया गया है।
रांची में फर्जी वोटर कार्ड का भंडाफोड़ हुआ। रांची रजिस्ट्री कार्यालय के सामने ज्योति जेरोक्स सेंटर पर रांची के एसडीओ ने छापेमारी कर इस मामले का भंडाफोड़ किया। अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। ज्योति जेरोक्स सेंटर का जायजा लिया सहयोगी अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में हमेशा से ही ये सवाल उठते रहे हैं कि फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनाए जाते हैं। आज इसका खुलासा भी हो गया है और हम उसी एक ऐसे सेंटर के बाहर इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं ज्योति जेरोक्स लिखा है, लेकिन यहाँ जो सामान रखे हुए हैं, चाहे आप कंप्यूटर की बात करें, जेरोक्स मशीन की बात करें, ये जो संसाधन यहाँ हैं, इसी के जरिए फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनाया जाता रहा है। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ छापेमारी करने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है और हम चाहेंगे कि सर, ये आपके हाथ में जो वोटर कार्ड है ये फर्जी है, हम मान लें? हाँ, ये फर्जी है। ये यहीं से मिला है। जो वोटर कार्ड है वो फर्जी है। इस बात की जानकारी मिली थी कि कचहरी के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए एक दल का निर्माण किया गया, एक कमेटी फॉर्म की गई और उसके बाद छापेमारी की गई। तो ये छापेमारी से लगातार आप देख सकते हैं कि इस पूरे दुकान को भी खंगालने की कोशिश हो रही है और एक एक कर ऐसे ऐसे कागजात मिल रहे हैं जो फर्जी तरीके से यहाँ बनाए जाते थे। आप सोच सकते हैं कि अगर फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे कार्ड यहाँ से बरामद किए गए हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि एक पहचान पत्र का कैसे दुरुपयोग हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजधानी रांची में एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो गया है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्य में टीकाकरण की योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत राज्य में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का कप्तान होने के नाते स्वास्थ्य कर्मियों में संशय होने पर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का डोज लेने का प्रस्ताव रखा। वहीं लोगों की शंकाओं का समाधान भी केंद्र से करने की मांग की। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से झारखंड की जनता को फ्री में वैक्सीन देने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मी जो है, शील्ड नाम की वैक्सीन अभी हमको प्राप्त हुई है और हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंतराल में दूसरा फेज का हमको वैक्सीन प्राप्त होगा और इसको लगाकर 28 दिन के से 3 महीना के अंदर हमको उसके सेकेंड डोज को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस टीम का कप्तान भी हूं और स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी भी हूं। मैं ये मानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री सहकर्मी होता है और सहकर्मी होने के नाते यदि हमारे विभाग के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी इसका एक डोज लेकर अपने विभाग के लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने लिया है, इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं है, आप सभी लोग ले सकते हैं। जनता को लगाने के पहले या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाने के पहले यदि हमारे मन की यदि कोई शंका, वो भी शंका हमने नहीं पैदा की है, शंका उस व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने आपस की प्रतिद्वंद्विता में पैदा की है, तो उसमें यदि मुझे क्वारी करने की इच्छा है तो इसमें बुरा क्या है। जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो बिहार के चुनाव में तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तो ये कहा था कि हम जो है वैक्सीन को जो है कि हर जनता को फ्री में लगाएंगे। तो मैं भी प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता का ये अधिकार है कि देश की जनता को जो है फ्री में वैक्सीन होना चाहिए। अब ये वैक्सीन होगा कि आगे वैसलीन होगा, ये तो कौन बता सकता है, ये तो आगे की बात है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आज झारखंड पहुंची। निजी विमान से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उसे वैक्सीन बैंक से नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर पहुंचाया गया। पहले चरण में कोविशील्ड वैक्सीन के 16,200 वायल रांची पहुंचे। एक वायल से 10 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में 1,62,000 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
थोड़ा पीछे सर, थोड़ा। धनबाद में कोयले का अवैध काला कारोबार पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी ने बीती देर रात अजबडी में छापेमारी की। इस दौरान कोयले को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी कोयला चोर भाग निकले। इसके बाद आज सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने जबरदस्त लूट मचाई। इसके बावजूद मौके से पुलिसकर्मी नदारद दिखे। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे जवानों ने जमकर लाठियां भांजी। सूत्रों के अनुसार कोयले का यह काला कारोबार शर्मा एंड पांडे गठजोड़ की ओर से चलाया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय बरवा अड्डा थानेदार से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल दिख रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी झारखंड में कांग्रेस के संगठन को खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 4 साल से कमेटी का गठन नहीं होने दे रहे हैं। फुरकान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि नेतृत्व अगर आरपीएन सिंह को इतना ही काबिल समझता है तो उन्हें दिल्ली में रखे। वहीं फुरकान अंसारी ने रामेश्वर उरांव का बचाव किया और प्रदेश प्रभारी पर कांग्रेस अध्यक्ष को काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ अभी तक। कुछ चहेते आदमी को रखते हैं अपने अगल बगल में ताकि इनका गुणगान गाते रहे कि हम इसको कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, फलना बना देते हैं, चिल्ला बना देते हैं, ऐसे करके रखते हैं। कमेटी इसने गठन ही नहीं किया, जिसके चलते कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ पर ये बहुत सक्षम आदमी, अगर आप इनको समझते हैं तो उनको दिल्ली में रखिए, बहुत सारा काम आपको मदद करेगा दिल्ली में। यहाँ कोई ऐसे आदमी दीजिए जो जानकार आदमी है, जिनके चलते यहाँ कांग्रेस मजबूत होगा, वैसे आदमियों को यहाँ भेजिए। अब तो राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं माननीय, हम लोग तो बोलते हैं माननीय वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी, वो भी नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं भैया। शो करते हैं कि हम राहुल गांधी के बहुत नजदीक हैं। ये शो करना चाहता है, इसी वजह से ज्यादा नहीं। भैया कहकर कितना दिन आप हम लोग को ये करिएगा साहब, पार्टी तो चलाइए, पार्टी तो मजबूत करिए, पार्टी को कमजोर क्यों कर रहे हैं आप? भैया है, ठीक है, भैया मानिए उनको आप। फुरकान अंसारी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलने पर उन्हें शो कॉज जारी किया गया था, उन्हें ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे कांग्रेस की संस्कृति बताते हुए दूसरी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जी सीनियर लीडर हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इससे कहीं न कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। उन्होंने पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में भी इसी तरह की हल्की बातें की थी और इस तरह की बातों को करने के लिए उनको आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने शोकॉज दिया हुआ है, उसका जवाब तो देते नहीं। फुरकान अंसारी साहब को अपने जुबान पे लगाम लगाने की जरूरत है। हम समझते हैं कि उन्हें 10 बार सोच करके इस तरह की हल्की बातें करनी चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति है। सवाल यह है कि कोई नया बात फुरकान साहब बोल रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है, इसलिए मैं इसे कोई दूसरे रूप में नहीं लेता। और ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कौन पैसा लेता है, कौन क्या करता है, तो ये सब कांग्रेस में चलता है भाई। तो मैं इस पर कोई अपना टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है कि दूसरे के घर में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं होती है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत बयानी कर रहे हैं, कांग्रेस में लेन देन का सवाल ही नहीं उठता, टिकट बेचने की परंपरा दूसरी जगह है। में लेन देन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी शुरू से शुद्ध रही है, कोई लेन देन की बात इसमें नहीं होती है। मैं इतना जानता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि कभी नहीं। दूसरे पार्टी में देख लीजिए, टिकट बेचे जाते हैं, कांग्रेस में आप देख चुके हैं, मैं ही अध्यक्ष था, 31 सीट हम लोग को मिला। कोई कह तो दे, खाली कह दे कि हाँ हमसे पैसा लिया गया, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे पार्टी में लेन देन का सवाल नहीं है। लेकिन ऐसा है कि
ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, बहुत कम ही लोग इस तरह के बयान देते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। और इन सब के बीच झारखंड हाई कोर्ट में दल बदल मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से काउंटर का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आज सुनवाई के दौरान विधानसभा ने हाईकोर्ट में लॉ पॉइंट पर काउंटर एफिडेविट दायर किया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जल्द पूरा करने का आग्रह किया। वहीं बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि स्पीकर कोर्ट की ओर से जारी नोटिस असंवैधानिक है। कल मामले की अगली सुनवाई होगी। बाबूलाल जी के केस में सुनवाई शुरू हुई तो हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़कर सुनाया हमने कि वहाँ अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा फाइल किया हुआ एसएलपी डिसमिस हो गया और कोर्ट ने मांगी उसकी कॉपी, वो भेजी जा चुकी थी। इस बीच में श्री कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मूव किए कि डिसमिस करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथाशीघ्र हाईकोर्ट इस केस को सुन ले। संथाल परगना प्रमंडल का प्रमुख त्योहार है सोहराय और दुमका में इसकी धूम देखी जा रही है। पूस महीने में 9 से 14 जनवरी तक ये पर्व गांव की गलियों से शहर के चौराहों तक उल्लास के साथ मनाया जाता है। 6 दिनों के इस पर्व में सभी दिन का अलग अलग महत्व है और सबका अपना अलग अलग नाम भी है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के साथ पशु पक्षियों के प्रति श्रद्धा और देवी देवताओं के प्रति विश्वास का पर्व है। परंपरागत परिधान पर संथाल समुदाय के लोग मांदर और टमाक की थाप पर जमकर थिरकते हैं। ऐसा है कि हम लोग साल भर जो हम लोग काम करते हैं, इसके बाद नया फसल जब घुसाते हैं, आप घुसाने के बाद जो उसका मैंने एंजॉय करते हैं इसमें और एक बहुत सारा कि भाई बहन का रिश्ता का जो होता है ना, उसको साल 12 महीना के बाद जब पर्व हम लोग बनाते हैं, भाई बहन को बुला करके अपना एक जगह हम लोग उसका एंजॉय करते हैं। उसमें जो हम लोग का जो इसमें जिससे हम लोग इसमें 5 दिन हम लोग उसका इस पूजा को मनाते हैं। हमारे जो है भाई बहन को इसमें हम लोग इनवाइट करते हैं, भाई बहन को इनवाइट करते हैं और उसको आमंत्रित करते हैं और पूरे फैमिली आते हैं और अगल बगल जो है मामा घर ये सब हम लोग एंजॉय करते हैं, आते हैं। अगल बगल गांव के लोग भी आदर प्रदान करते हैं। जो भी हम लोग का मिष्ठान बनता है वो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर बांट के करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।